Namaste to you all. I welcome you in the series of the seated PYQ. लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि कैसे हमें NCERT को ध्यान में रखते हुए कि PYQ को एनालाइज करना है, और उसी कड़ी में हमने धीरे धीरे करके 15 तक क्वेश्चन को एनालाइज किया था। अब जो हमारी कोशिश है वो जल्दी से जल्दी जितने हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अलॉन्ग विथ रिवाइजिंग द मोस्ट ऑफ द टॉपिक दैट इज गिवन इन द NCERT। यानी जितने हो सके NCERT के टॉपिक्स को हमें रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हमारा बहुत नज़दीक आ रहा है। सो लेट्स लुक हैव अ लुक एंड लेट्स ट्राई टू एनालाइज द लेफ्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंड जो जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं हम उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पता होगा, इस क्वेश्चन को देख करके ही बच्चे जो है ना डरते हैं, उनको लगता है कि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत डिफिकल्ट है, और इसी वजह से वो उसको पहले ही कह देते हैं ना मैम ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। सो द क्वेश्चन इज दैट द ओपनिंग टाइम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज इन इंडिया इज 9 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑल राइट, तो कह रहा है द ओपनिंग टाइम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ ऑफिसेज ऑफ इंडिया, यानी कि जब भी इंडियन ऑफिसेज खुलती हैं तो वो कितने बजे खुलती हैं, 9 बजे खुलती है। यहाँ पे IST दिया हुआ है, इट मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 9 बजे खुलती है, ठीक है। दैट विल बी द लोकल टाइम ऑफ द ओपनिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है यहाँ पे व्हाट विल बी द, यानी कि लोकल टाइम क्या होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज के दौरान, जब वहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड कितना है 70 डिग्री 15 मिनट, ठीक है, इसको मिनट कहते हैं, और यहाँ पे डबल डॉट हो जाएगा, दैट इज सेकेंड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड नियर भोपाल, और ये कहाँ पे है, भोपाल में है, ठीक है। और फिर पूछ रहा है कि जब 9 बज रहा है सेंट्रल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 9 बज रहा है, तो आपको बताना है कि 77 डिग्री 15 मिनट पे ये टाइम कितना हो रहा होगा लोकल टाइम के हिसाब से, और आपको बताना है कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी गैंगटॉक में वो टाइम कितना होगा। आपको बताना है गैंगटॉक जहाँ की जो लॉन्गिट्यूड है वो है आपका 88 डिग्री 30 मिनट, और वहाँ पे टाइम कितना होगा। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 8:36, 9:21 मिनट दोनों समय पे, 9:21 सुबह में और 8:36 सुबह में, 8:39, 9:21। चौथा ऑप्शन दिया है कि 9:21 और 8:39 दोनों में। तो इस तरीके से ना देखिए, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इट्स अ वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। बट कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना हमारे क्लियर नहीं होते हैं, और कुछ नंबर दे देने की वजह से हमें लगता है ना कि ये क्वेश्चन जो है ना डिफिकल्ट है, बट बिलीव मी दिस क्वेश्चन इज वेरी ईजी, ठीक है, इजीएस्ट क्वेश्चन है, और आपको ये सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, जब आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या होता है, और इसका मतलब क्या है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जब भी हम बात करते हैं तब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो है ना इसका मतलब होता है 82 डिग्री 50 मिनट, और ये कहाँ पे होता है, यूपी का एक जगह है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। देखिए स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, मान लीजिए कि इतना बड़ा जगह है, ठीक है, और इतने बड़े जगह में लॉन्गिट्यूड जो होता है ना अलग अलग होता है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कि 9:20 हो रहा है, यहाँ पे 9:30 हो रहा है, यहाँ पे 9:40 हो रहा है, तो एक टाइम डिसाइड कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 9:30 हो रहा है, ये बीच का घड़ी है, यहाँ पे क्या कर दिया जाता है 20 मिनट घटा दिया जाता है, जिससे क्या होगा पूरे इंडिया में एक ही तरह का टाइम शो करेगा। तो ये जो होता है ना कॉन्सेप्ट होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे। अब यही आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे, यानी कि यहाँ पे जो कि इंडिया में होता है 82.50 डिग्री पे, अगर यहाँ पे 9 बज रहा है तो आपको बताना है कि भोपाल में जो कि आपका इधर है, और गैंगटॉक जो कि आपके ईस्ट में है, वहां पे कितना बज रहा होगा सुबह का। ये आपका क्वेश्चन है एकदम स्पष्ट रूप से। सो हमें क्या करना है, हमें सबसे अच्छा उदाहरण क्या है इसको सॉल्व करने के लिए, जस्ट गिव मी अ लुक ऑन हिंदी, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी की तरफ चलते हैं, या फिर हम इसी को देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें लिखी हुई है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आपको घबराने की बात नहीं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है वैसा टाइम जो कि पूरे जो अर्थ पे जो है ना पूरे इंडिया में उसका मान सेम होता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे, यानी कि बात करते हैं 82 डिग्री 50 मिनट, ठीक है।
पहला निकालते हैं, हम निकालते हैं आपका भोपाल में टाइमिंग क्या होगा। ठीक है, भोपाल में टाइमिंग क्या होगा। भोपाल में आपको लॉन्गिट्यूड दे रखा है 77.50, 77 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, यानी कि 82 में क्या करना है, 77 डिग्री को घटा देना है, 77 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, इसको आप घटा दोगे, यू विल गेट 5, फिर यहाँ पे बच जाएगा 3, फिर यहाँ पे बच जाएगा आपका 12 में से 7 जाएगा 5। ठीक है, तो ये जो है ना आपका जो है ना लॉन्गिट्यूड आएगा। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना चाहिए कि एक लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जब ये पास करता है तो 4 मिनट का समय जो होता है ना वो आपका अंतराल देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतना लॉन्गिट्यूड का फासला है, इतना लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, तो इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना मिनट जो है ना ये क्या चलेगा, पीछे चलेगा। ठीक है, इधर आप जाओगे तो टाइम आपको बढ़ जाएगा, इधर आप जाओगे तो टाइम घट जाएगा। ठीक है, तो 5.35 में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। पंचों के 20, चढ़ती है 12 2 14, और फिर यहाँ पे आ जाएगा पंचों के 20। ठीक है, 12 2 14, पंचों के 20 21, यानी कि आपका जो टाइम होगा वो 21 मिनट 40 सेकेंड, 21 मिनट 40 सेकेंड जो है ना वो आपका घट जाएगा। यानी कि अभी 9 बज रहा है, 9 में से हम क्या करेंगे 21 मिनट 40 सेकेंड जो है ना उसको घटा देंगे, यू विल गेट अराउंड दिस टाइम। ठीक है, ये आपका देखिए कभी भी घटेगा नहीं, ये क्या होगा, ये घट जाएगा। ठीक है, तो पहला जो टाइमिंग आपको मैं 21 आप घटाओगे, सो यू विल गेट अराउंड दिस 8:39, क्योंकि 1 घंटा में क्या होता है 60 मिनट होता है। फिर उसके बाद अब हम आते हैं गैंगटॉक के टाइमिंग पे। अब हमको देखना है कि गैंगटॉक की टाइम, यानी कि ये जो है ना ये गैंगटॉक की तरफ यानी कि ईस्ट में जाना है। थोड़ा सा मुझे इरेज कर लेने दें। जब हम गैंगटॉक में देखते हैं तो गैंगटॉक का क्या है, गैंगटॉक का जो लॉन्गिट्यूड है वो है आपका 88.30 डिग्री। ठीक है, और जो आपका स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है, वो है आपका 82.50। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 88 बड़ा है तो 88 में से आपको क्या करना है, 88.30 दिया हुआ ना, इसको आपको क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, तो अगर हम घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, 13 में से 5 जाएगा तो 8। ठीक है, यहाँ पे हासिल लिए तो ये हो जाएगा 7। देखिए मैं मुझे पता है कि मैं आपको घटाओ पहले से ही आता है। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों को आपको फिर से नहीं दोहराऊंगी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इतना जो है ना बड़ा है फासला है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक है, क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो इतना लॉन्गिट्यूड जो है ना वो फासला है, तो अब हमको इसको क्या करना है, घटा देना है। तो 8 चौके 32, 2 हाथ में लगा 3, पंचों के 20 23। ठीक है, 23 मिनट 20 सेकेंड जो है ना वो बढ़ जाएगा। तो यानी कि अगर वहां पे 9 बज रहा है तो आपको 9:24 अप्रोक्स इसके आसपास ये होगा। तो योर 3 आंसर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। देखिए 2 चीजें इस तरह के आंसर को बनाने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए बस 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक कि वो लॉन्गिट्यूड कहाँ है, आपको पता होना चाहिए कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ पे होता है। ये सब चीजें जो कुछ क्वेश्चन है ना ये प्रैक्टिकली पूछे जाते हैं। आपको ये नहीं पूछा जा रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लॉन्गिट्यूड क्या होता है, क्योंकि ये मान के चलता है ना कि बच्चे को पता है। आप अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछता है कि 1 मिनट लॉन्गिट्यूड अगर क्रॉस होगा तो 4 मिनट का अंतराल होगा। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता होगा यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ये सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में जो है ना मिल जाती हैं। सो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जिसको देख करके हमें लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इट्स अ वेरी बेसिक चीज़ें जो आपको पता करके आपको बस कैलकुलेट करके निकालना है। ठीक है, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं तो 82.5 डिग्री पे मिलती है, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। हमें बस क्या करना है, जो लॉन्गिट्यूड दिया गया है उससे इसको घटा देना है। अगर ज़्यादा आता है तो हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, और जितना मिनट आएगा उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है और घटा देना है। एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए कि जब भी हम ईस्ट की तरफ जाते हैं टाइम जो होता है ना वो बढ़ जाता है, और जब भी वेस्ट की तरफ जाते हैं टाइम वो हमारा घट जाता है एज कम्पेयर टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, और ये भी कुछ आपको लगेगा कि वैसा ही है। ठीक है, सो ये है आपका क्वेश्चन। ऑल राइट, ठीक है,
ये कह रहा है when we travel from Indian city to Saskatchewan, ठीक है, ये जगह है कनाडा में। जब हम इंडियन सिटी से क्या करते हैं, कनाडा की ओर ट्रेवल करते हैं, ठीक है, कहाँ पे, सास्कचुआन पे, जो कि कहाँ पे है, 97.30 डिग्री, सॉरी फॉर द ब्लर वन, 97 डिग्री 30 मिनट पे वेस्ट में ये लोकेटेड है, ठीक है। कहाँ, कौन, कनाडा का जगह, ठीक है। और कनाडा में एक सिटी है सास्कचुआन, वहाँ पे लोकेटेड है कनाडा में। hours it will gain to lose and ignore when he required to reach to the city। अब थोड़ा सा मैं इसको ना हिंदी में कर लेती हूँ, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन मैंने क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन मैंने उसको इंग्लिश में सॉल्व कर लिया था, बट मैं चाहूंगी कि हिंदी वाले बच्चे भी हमसे जुड़े रहें। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जब हम भारतीय, ठीक है, जब हम भारतीय शहर से कनाडा के लिए सैस्कचुआन शहर में जाते हैं, जो कि 97 डिग्री यहाँ पे दिया 30 पश्चिम में स्थित है, ठीक है। तो यात्रा करने के दौरान हम कितने घंटे अर्जित करेंगे और गवाएंगे यदि शहर से पहुंचने में लगने वाले आवश्यक समय को नजरअंदाज कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है ना ऑप्शन दे रखा है कि हम एक दिन अर्जित करेंगे 24 घंटे, हम आधा दिन अर्जित करेंगे, हम एक दिन गवाएंगे, यानी कि हम गाने का मतलब लूज कर देंगे 12 आवर, ठीक है, 24 आवर हम लूज करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि लूज करेंगे 12 आवर, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि हम आधे घंटे यानी कि आधा दिन 12 आवर क्या करेंगे, हम गेन करेंगे, और 12 आवर जो हम क्या करेंगे, 24 आवर हम क्या करेंगे, गेन करेंगे। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और आपको इसमें बताना है कि जब आप कनाडा की बात करते हैं, थोड़ा सा वर्ल्ड मैप को आप इमेजिन कीजिए, और मैं आपको वर्ल्ड मैप के थ्रू इसको समझाना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मैं आऊँगी इस पर, ठीक है। ये देखिए, ये आपका वर्ल्ड मैप है, ठीक है, दिस इज योर वर्ल्ड मैप। थोड़ा सा मैं आपको इसके लिए जूम करना चाहती हूँ, just see this is your world map, yes, all right, ये है आपका वर्ल्ड मैप, और ये है आपका टाइम का लॉन्गिट्यूड का डिवाइड, ठीक है। और जब हम बात करते हैं वर्ल्ड की स्टैंडर्ड टाइम, तो ये है आपका वर्ल्ड की स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है, जहां से होकर करके इस वर्ल्ड में पूरे एक जगह से आपको क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। और इसको कहते हैं आपको, अगर आप इसके इधर जाते हो, यू विल लूज वन डे, ठीक है, वन डे आपका क्या होता है, लूज होता है, लूज वन डे। और कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। और इधर जब हम आते हैं, इधर मुड़ते हैं, तो हमें क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है कि आपको पता है ना, जापान को क्या बोला जाता है, जापान को सनराइज सिटी मान जाता है, ऐसा कि पहली बार सूर्य वहीं पे उगता है, ठीक है। तो एक दिन आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो सूर्य को पहले देख पाते हैं। लेकिन जब हम इधर बात करते हैं, देखिए, वो होता है हमारे अर्थ के, पहली बात तो अर्थ का झुकाव कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और अर्थ का जो रोटेशन होता है वो उल्टा होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, यानी कि अर्थ कैसे घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। और इसी वजह से कि जब हम इधर से, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो हमारे एक दिन बढ़ जाते हैं, लेकिन हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, वी विल लूज वन डे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि कनाडा का एक शहर है, ठीक है, ये है आपका कनाडा, सास्कचुआन, ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है, इंडिया में आना है, ठीक है, इंडिया में शहर में पहुंचने के लिए तो आपको कितना टाइम लगेगा। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो है, ये होता है आपके 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे होता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इंडिया तक की दूरी होती है, वो होती है आपकी 82.50 डिग्री, 82 डिग्री 50 मिनट। और यही उतना दूरी आपको मिलेगी कनाडा में भी, ठीक है, कनाडा में भी आपको 82.50 मिनट की जो है ना फासला देखने को मिलेगी। और इसी की वजह से जब हम इसको 4 से गुना करेंगे तो हमें अंतर मिलेगा 5.5 डिग्री का, सॉरी 5.5 घंटे 30 मिनट का, ये जो है ना फासला आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। आप एग्जैक्टली देख लेना कितना, बट ये माना जाता है कि 5 घंटे जो है ना 30 मिनट का यहाँ पे फासला देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी ये 82.50 डिग्री के अंतराल में है, तो यहाँ पे भी आपको 5 घंटे और 30 मिनट का आपको फासला देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ ट्रेवल करोगे तो आपके अराउंड 5.5 घंटे आपको टाइम लगेंगे यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जब आप ब्रिटेन से इंडिया की तरफ आओगे तो आपको 5.5 घंटे आपको लगेंगे, टोटल मिलाकर के 11 घंटे, ठीक है।
टोटल मिला करके 11 घंटे लगेंगे। यानी कि जब आप इन दोनों के बीच में ट्रेवल करोगे, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं इंडिया से लेकर के यहाँ पे आ जा रहे हैं। सो यू विल गोइंग टू लूज अ डे, क्योंकि आप जो है ना पीछे जा रहे हो, सो यू आर गोइंग टू लूज अ डे नॉट, यहाँ पे आपको 11 घंटे आपको गंवाने पड़ेंगे। बट चूंकि ऑप्शन में आपको 12 घंटे, आधे दिन या पूरे दिन के फॉर्म में आपको आंसर देना है, तो आंसर में जनरली आप देखोगे यू विल लूज अ हाफ एन आवर, सॉरी हाफ अ डे, ठीक है। तो आप जो है ना आधा दिन को क्या करोगे, आधा दिन को गवाओगे, यहाँ पे डी, आधा दिन को आप गवाओगे, यानी कि 12 घंटे आपको क्या करना होगा, लूज करना होगा। और इसका जो है ना, इसका भी कोई ट्रिक्स होता है, कैसे ट्रिक्स होता है, लेट्स हैव अ लुक। क्योंकि जब भी हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे 12 आवर जो है ना, इंडिया जो है ना, आप जब इंडिया से कनाडा जाओगे यू विल लूज 12 आवर, ठीक है। क्यों, क्योंकि अर्थ कैसे करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, अर्थ वेस्ट से ईस्ट रोटेट करता है। इंडिया जो है वो 82.50 डिग्री पे लोकेटेड है, तो इस वजह से 5 घंटे और 30 मिनट का आपको जो है ना गैप देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद कनाडा भी सेम उसी तरह से है, तो टोटल जो गैप मिलेगा वो 11 आवर का। 11 आवर इज नॉट एग्जैक्टली गिवन इन द ऑप्शन, सो यू कैन से इट्स अराउंड 12 आवर जो है ना यू विल लूज। सो इन दिस वे यू विल गेट थ्रू योर आंसर। नाउ व्हेन वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 18, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये। All right. So the question is read the statement A and R. देखिए असेसमेंट और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं, यानी कथन और कारक से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और इसको कैसे पढ़ना है, पहले आपको सेपरेटली देखना है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या अलग अलग सही है, ठीक है। अगर अलग अलग सही है तो ये वाला जो है ना आपको यहाँ पे बिकॉज लगा करके चेक करना है। इसका रीजन भी क्या, ये जो दिया हुआ है वो रीजन भी सही है। अगर ये अलग अलग सही नहीं है तो आपको ये 3 और 4, यानी कि एक सही है एक गलत है, एक गलत है एक सही है, अगर दोनों सही है तब ये 2 ऑप्शन अप्लाई होंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि जब भी असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले हमें अलग अलग देखना पड़ता है उस स्टेटमेंट को रीड करके, क्या ये अलग अलग दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर दोनों स्टेटमेंट अलग अलग सही है तो हमें यहाँ पे बीच में बिकॉज लगा करके, क्योंकि लगा करके, परंतु, किंतु, परंतु ये सब लगा के हमको चेक करना रहता है, देयरफॉर लगा के चेक करना रहता है। अगर फिर वो सेटिस्फाई करता है तब ये हमारा ये दोनों ऑप्शन क्या करेगा, रिलाई करेगा। सो पहला स्टेटमेंट है द एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अटलांटिक सर्कल हैव अ मॉडरेट टेम्परेचर, यानी कि जब भी हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी वाले बच्चे प्लीज घबराइए मत, मैं उसको हिंदी में भी आपको समझाऊंगी, और अंटार्कटिक सर्कल के बारे में हम बात करते हैं तो वहां पे मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलती है। रीजन कह रहा है द मिड डे सन, यानी कि जो बीच का जो सन होता है, मध्य दिन का जो सन होता है, नेवर साइन ओवर ऑन द एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये जो है ना आपके 2 स्टेटमेंट है, थोड़ा इसको मैं हिंदी में भी आपको दिखाना चाहूंगी बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हिंदी ऑफ दिस, बिकॉज लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, देशांतर, अक्षांश ये भी जो है ना बहुत जरूरी है। अच्छा, ऑल राइट, देखिए ओके, सो ये है आपका क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू आंसर दिस। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम टाइम जोन्स के बारे में बात करते हैं या फिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो वहां पे कैसा क्लाइमेट होता है। एक तो आपको पता है इक्वेटर, इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। और ऊपर में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ये हमने बातें पहले भी कर ली थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पे आता है आपकी आर्कटिक, यानी फिर उसके बाद यहाँ पे पोल देखने को मिलता है, और यहाँ पे एंटार्कटिक, चीटी कहाँ चलती है, नीचे चलती है, तो अंटार्कटिक, ठीक है, नीचे होगा, आर्कटिक ऊपर, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि द एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इज अ मॉडरेट टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे बात किया जा रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक के बीच में जो टेम्परेचर होता है वो मध्यम होता है।
क्योंकि द मिड डे सेमेस्टर सन्स नेवर जो है ना लैटिट्यूड के बाहर नहीं क्या करता है, वो चमकता है। सूर्य जो होता है नेवर साइंस, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर करके दिखाना चाहूंगी। ये है आपका क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है, सन क्या करता है, अर्ध दिन में कभी भी उसके ऊपर नहीं देखिए चमकता है। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि ये है हमारा पृथ्वी, और अर्थ क्या होता है यहाँ पे इक्वेटर पे पूरे हमारे सामने यानी सिर के सीधे ऊपर चमकता है। लेकिन हम जब बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो सीधी रेखा जो होती है सूर्य की डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री पर है, और इसी वजह से डायरेक्ट जो सनराइज होता है वो आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पोल्स में तो बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा कि सूर्य जो है ना कभी चमक रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि 6 घंटे का दिन और 6 घंटे का रात हो रहा है पोल पे। बट ये सब चीजें जो है ना डायरेक्ट जो है ना आप इक्वेटर पे देखोगे कि सूर्य जो है ना डायरेक्ट सूर्य के ऊपर चमक रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या अंतर होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के लिए ना सही कर रहे हैं। और थोड़ा सा मैं आपको टाइम जोन्स के बारे में आपको दिखाना चाहूंगी कि जब भी हम फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है पृथ्वी, ये है सूर्य, और ये है टेम्परेचर जोन। यहाँ पे आपका इक्वेटर जो कि सीधी रेखा है आपकी सूर्य के पड़ेंगी। और जब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो यहाँ पे कुछ कुछ रेखाएं मॉडरेट जो है ना टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलती है। फ्रिजिड में बहुत कम ही जो है ना वो आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है, बहुत ही कम जो होता है ना सनराइज होता है। जैसे आपने मूवी देखी होगी गेम्स ऑफ थ्रोन्स में, तो बार बार कहते हैं विंटर इज कमिंग, यानी कि यहाँ पे क्या होता है ना सूर्य जो होता है ना वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है। तो पूरे ठंडी के दिन में पूरा जो होता है ना वो सूर्य जो है ना सूर्य के दर्शन नहीं हो पाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे आता है कैप्रिकॉर्न, और इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है ना कभी भी डायरेक्टली जो होता है ना सूर्य के सर के ऊपर नहीं होता है। तो ये कुछ टाइम जोन्स होते हैं बेस्ड अपॉन द अर्थ की जो है ना 23.5 डिग्री पे झुकाव, और सन जो है ना वो कैसे अर्थ के आसपास रोटेट करता है। तो ये जो होते हैं हीट जोन्स होते हैं, और उसी के आधार पे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ दूं आपके सामने। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा है, द एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल हैज अ मॉडरेट टेम्परेचर। ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि द मिड डे सन नेवर साइंस ओवरहेड, हमारे सर के ऊपर कभी नहीं वो सन क्या करता है, साइन करता है ऑन द लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद सन कभी भी सूर्य के सर के ऊपर नहीं चमकता है, इसी वजह से वहां पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, और ये क्या कर रहा है, इसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। रीजन जो है ना वो सही है, इसी वजह से आपका बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और इसका जो है रीजन मैंने आपको बता दिया। क्योंकि देखिए जब भी हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ में 3 हीट जोन आपको देखने को मिलते हैं। एक तो होता है टॉरिड जोन जो कि आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। और एक होता है टेम्परेट जोन जो कि आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल्स के बीच में देखने को मिलता है। उदाहरण के रूप में आप ये देखिए, ये है आपका ये 3, ठीक है, और ये है आपका टॉरिड जोन, ठीक है, और ये है आपका टेम्परेट जोन, ठीक है। और फिर उसके बाद एक आता है टेम्परेट जोन, फिर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, और एक होता है फ्रिज जोन जो कि आपके पोल के पास आपको देखने को मिलते हैं। पोल के पास जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा बर्फ होते हैं और वो चारों तरफ से बर्फ से ढका रहता है, ये है आपका फ्रिज जोन, ठीक है, because of the pole. So this is the reason why we see in the 3 type of heat zones different temperature we get on the basis of the latitude and the longitude and the inclination of the earth toward the sun. तो आर्कटिक जो होता है, अंटार्कटिक जो होता है साउथ पोल में होता है, जहाँ सन जो होता है ना वो होराइजन के बहुत ही नीचे नीचे आपको देखने को मिलती है। और कहा जाता है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। क्यों? क्योंकि सन जो है ना आपको जनरली सीधे आपको देखने को नहीं मिलता है, वो हराइजन के नीचे ही चमकता है। फिर उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, रीड कीजिए इन स्टेटमेंट को, ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। यस, ये है आपका स्टेटमेंट। यस, रीड द स्टेटमेंट ए एंड आर अबाउट द अर्थक्वेक। देखिए स्टेटमेंट और रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, और असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ना केवल आपके कॉन्सेप्ट्स वो चेक करने को देख रहे हैं, बल्कि वो आपसे ये भी देख रहे हैं कि आप कितना लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करते हो।
तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते हैं। असर्शन और रीजनिंग अर्थक्वेक से रिलेटेड आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला जो असर्शन है वो ये है, ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द ईपी सेंटर। ईपी सेंटर क्या होता है, मान लीजिए कि ये अर्थक्वेक है, भूकंप आया, ठीक है, तो जहां से ये भूकंप स्टार्ट हुआ ना उसी को कहते हैं ईपी सेंटर, ठीक है। और द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर, और जब जब हम पीछे जाते हैं तो जो भूकंप का प्रभाव होता है, जो ताकत होती है, वो घटते जाता है, ठीक है। आपको बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज अ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फोर्थ है बोथ ए एंड आर फॉल्स। थोड़ा सा मैं आपको हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये है आपका हिंदी में क्वेश्चन कि जब भी हम भूकंप से रिलेटेड बात करते हैं तो अधिक केंद्र यानी कि जो ईपी सेंटर होते हैं वो निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि अधिक केंद्र यानी ईपी सेंटर जो होता है ना, दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। देखिए ये होता है, ठीक है। अगर आप हिमालय रीजन में जाके देखो, जहाँ पे ज्यादा भूकंप आती है, वहां पे क्या होता है, वहां पे खतरा ज्यादा होता है, वहां पे जान मान की हानि जो होती है ना बहुत कम होती है। लेकिन अगर आप दिल्ली में आके देखो तो वहां पे कुछ कुछ जो है ना उसकी जो स्ट्रेंथ है वो घट जाती है। तो अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, लेकिन जब हम अधिक केंद्र की दूरी पे जाते हैं तो भूकंप की तीव्रता क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू and the reason is the correct explanation of the given statement. So your option 1 is the correct one. So now coming to the question number 19, but before we moving to that, let's see the explanation. देखिए जब भी हम बात करते हैं ईपी सेंटर की, अधिकेंद्र की बात करते हैं, तो एक टर्म हमारे पास आता है वो है फोकस यानी कि केंद्र, ठीक है। कि रेज सरफेस, मान लीजिए कि ये भूकंप है और यहाँ से जो है ना आपको देखने को मिलेंगे कुछ उभरा हुआ पार्ट, जहाँ से उसी को हम क्या कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। और इसमें क्या होता है ना, हाईएस्ट डैमेज आपको देखने को मिलता है। यहाँ से क्या होता है कि एक जो है ना कंपन की पैदा होती है, जिसको वाइब्रेशन कहते हैं, और यहाँ से ट्रेवल करता है ये दूर तक, ठीक है। और तीन तरह के आपको वेव्स जो है ना आपको देखने को मिलते हैं। एक तो होता है पी वेव जो कि लॉन्गिट्यूडिनल क्या करता है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, सॉरी अनुदैर्ध्य तरंगे आपको देखने को मिलती है। एस वेव होते हैं, ट्रांसवर्स वेव होते हैं, एल वेव सरफेस वेव होते हैं। और इसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है जो टूल्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राम से हम क्या करते हैं, अर्थ की जो है ना तरंगे को वेव करते हैं, कितना मैग्नीट्यूड पे, कौन सी जो है ना किस लेवल का जो होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 7 पॉइंट है तो ये जो होता है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन हम जब बात करते हैं 3.2, ये जो होता है ना मिल्ड होता है और इसका इम्पैक्ट बहुत कम ही होता है। तो तीव्रता मापन करने के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। सो नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए ये ग्रासलैंड है और उससे रिलेटेड जो है ना ये कौन कौन से घास की जो मैदान है वो हमें देखने को मिलती है। ये सारे क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से देखने को मिलेंगे। ग्रासलैंड और उसका लोकेशन कहाँ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड आपको जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है आपको पढ़ के जाना चाहिए, और ये चीज़ें आपको एनसीईआरटी में भी दी रही है। जब हम बात करते हैं कंपोज, ये जो ग्रासलैंड है ये कहाँ है, पंपास डाउन लैनोस, ठीक है। जगह का नाम है ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ब्राजील। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ ना कि आपको सारे ग्रासलैंड याद करना चाहिए, कुछ कुछ जो है ना कॉमन होते हैं और उसके आधार पे आप आंसर की तरफ जा सकते हो। जैसे एक चीज आपको पता होना चाहिए वो है आपका कंपोज जनरली आपको ब्राजील में देखने को मिलेगी। डाउन्स बहुत कॉमन है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगी। पंपास अर्जेंटीना, ठीक है। हालांकि कंपोज और पंपास दोनों मिलते हैं ब्राजील और अर्जेंटीना में, लेकिन कंपोज देखिए बी के पास है सी, ठीक है। तो बी सी यानी कि कंपोज यानी ब्राजील, यानी कि ए का आपका 4 होना चाहिए, बी का 3, यानी कि पंपास आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलेंगे। और डाउन जब भी हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एक चीज आप याद रखो, देखिए ऑस्ट्रेलिया ग्लोब पे कहाँ है, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये नीचे पाया जाता है। तो आप याद रखो कि जब भी हम घास की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के डाउन साइड में आपको मिलेगा। तो ये आप लोकेशन से भी आप इसको याद कर सकते हो, डाउन ऑस्ट्रेलिया। और लैनोस जो बच गया वो है आपका वेनेजुएला, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 1 आंसर इज द करेक्ट आंसर। बट व्हेन वी लुक टू द ग्रासलैंड एंड इसके लोकेशन, कंपोज ब्राजील और पराग्वे में आपको देखने को मिलती है। पंपास अर्जेंटीना, साउथ ब्राजील, जो टेम्परेट क्लाइमेट होते हैं, और टेम्परेट कैसा होता है ये आपको पता है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और
इक्वेटर के आसपास होते हैं, ना तो ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म आपको देखने को मिलती है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्स साउथ अफ्रीका, प्रेयरीज नॉर्थ अमेरिका। देखो किसी एक क्वेश्चन आया था, प्रेयरीज का क्षेत्र किसे कहते हैं, प्रेयरी क्षेत्र किसको कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ अमेरिका। स्टेपीज जो होते हैं ना वो सेंट्रल एशिया जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन जगहों पे आपको मिलते हैं स्टेपीज, ठीक है। स्टेप वाइज इसको याद किया जाता है क्योंकि नाम बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो किस तरीके से आप निमोनिक्स बना के आप याद कर सकते हो। और लेनेस को जब बात करते हैं तो ये वेनेजुएला मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड होते हैं, आपको सब याद करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कंपोज, पंपास, डाउन्स, ये सब जो है ना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट सीरीज में करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती इन सबको हौच पौच करके आपको चीज़ें सिखाऊं, क्योंकि ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले क्लास में इन चीज़ों को भी कवर कर लूँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर एंड हैव अ हैप्पी प्रिपरेशन।